नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। गौरी गणेश पूजन के साथ अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 5 अगस्त को शिलान्यास का मुख्य कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। अयोध्या में हर रास्ते पर बड़े गेट बनाए गए हैं। घरों पर पताकाएं लहरा रही हैं, जिन पर श्री राम और हनुमान के चित्र लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या का त्रेता युग वाला वैभव लौट आया हो। मानो इस प्राचीन नगरी ने पीतांबरी ओढ़ रखी हो। अगस्त के महीने में ही अयोध्या में दिवाली जैसी छटा दिख रही है। हमने अपनी खास सीरीज संपूर्ण अयोध्या की पिछली किश्त में आपको दिखाया था कि कैसे आजादी के बाद अयोध्या के नाम पर सियासी फसल काटने का खेल शुरू हुआ, कैसे राम धुन ने देश की राजनीति सेक्युलर और कम्युनल खांचे में बट गई थी। आज मैं आपको बताऊंगी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद अयोध्या में क्या चल रहा था। हिंदूवादी संगठन किस तरह से अयोध्या के नाम पर लोगों को एकजुट कर रहे थे। बदले माहौल में अयोध्या में किस स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था। बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद कार सेवक सड़कों पर आ गए। अयोध्या में पुलिस का जमावड़ा बढ़ गया। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने फैजाबाद में कार सेवकों की एंट्री पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने श्रद्धालुओं को अयोध्या में होने वाली 45 किलोमीटर की कोसी परिक्रमा से दूर रहने की नसीहत दी थी। अक्टूबर 1990 अयोध्या में सुबह से कार सेवकों की धरपकड़ का काम पुलिस ने शुरू कर दिया। पुलिस की हिदायत और सुरक्षा चक्र को तोड़ते हुए हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी पहुंच गए। विवादित ढांचे के बिल्कुल करीब पुलिस किसी तरह से कार सेवकों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें पकड़कर बसों में बैठाया जा रहा था। हजारों कार सेवक सैलाब की तरह विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगे। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का सख्त निर्देश था कि ढांचे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कार सेवकों को काबू में करने के लिए पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर फायरिंग। अयोध्या में सन्नाटा पसर गया। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस दिखाई देने लगी। रात के सन्नाटे को पुलिस की सायरन तोड़ रही थी। व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बल प्रयोग किया जाएगा। 2 दिन के बाद वीएचपी के नेता अशोक सिंघल, उमा भारती और स्वामी वामदेव की अगुवाई में करीब 15,000 कार सेवक अयोध्या की सड़कों पर उतरे। विवादित ढांचे की पहले से ही तगड़ी बैरिकेडिंग की गई थी। कहा जाता है कि पुलिस ने बगैर कोई चेतावनी दिए कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। कई कार सेवक पुलिस की गोलियों का निशाना बने। तब बजरंग दल के अध्यक्ष विनय कटियार थे। उन्होंने कार सेवकों की मौत के लिए मुलायम सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग के बाद मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के नए रहनुमा के तौर पर उभरे। उन्हें राजनीतिक पंडितों ने नया नाम दिया, मुल्ला मुलायम। इस दौर तक श्री राम की अयोध्या राजनीति का नया लॉन्चिंग पैड बन चुकी थी। श्री राम का चमत्कार बीजेपी को यूपी समेत देश के कई राज्यों में साफ साफ दिखा। यूपी की कमान
अब बीजेपी के कल्याण सिंह के हाथों में थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के कुछ दिनों बाद कल्याण सिंह अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर बनाने की शपथ ली। दूसरी ओर अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी ने मिलकर सुनामी तैयार करनी शुरू कर दी, जिसमें अटक से कटक तक और काराकोरम के दर्रे से कन्याकुमारी तक भारी तादाद में लोग श्री राम और अयोध्या में दिलचस्पी लेने लगे। मुख्यमंत्री बनते ही कल्याण सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग ने विवादित ढांचे के ठीक सामने 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। सरकार की दलील थी कि इससे अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अधिग्रहण की गई जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सिर्फ 1 रुपए की लीज पर दे दी गई। उनका मकसद तो ये था कि हम यहाँ मंदिर के निर्माण के लिए एक ये संदेश दें कि हम पूरी तरीके से इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और इस जमीन को हमने दे के उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। लेकिन मजबूरियां ये थी कि कानूनी पेचीदगियां इतनी थी कि वो संभव नहीं था। कहा जाता है कि वीएचपी के अशोक सिंघल की अगुवाई में हिंदुवादी संगठनों का एक दल मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिला और विवादित ढांचे के बाहर लगे बैरिकेड्स हटाने की मांग की। दलील दी गई कि पुलिस बैरिकेड्स की वजह से कार सेवकों को रामलला के दर्शन और पूजा पाठ में दिक्कत आती है। धीरे धीरे करके मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह ने जिस तरह से वहां पर अधिकारियों को लगाया, डीएम को लगाया, एसपी को लगाया, कमिश्नर को लगाया, जो लोग उनके मन मुताबिक या विचारधारा के मुताबिक या उनकी जो योजना थी उसके मुताबिक थे, उनको वहां से हटा दिया। इस बीच राज्य सरकार से मिली जमीन को समतल करने का काम शुरू हो गया। आरएसएस की मदद से वीएचपी और बजरंग दल ने एक 40 दिन लंबा बजरंग रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया। देश के कोने कोने से यज्ञ के लिए अयोध्या पहुंचे कार सेवकों के ठहरने के लिए कार सेवकपुरम बनाया गया। मुस्लिम संगठनों ने पहले ही कल्याण सिंह सरकार के जमीन अधिग्रहण के फैसले का विरोध किया। मामला कोर्ट में पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन पर पक्के निर्माण पर रोक लगा दी, जिसके बाद राम जन्मभूमि न्यास ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि विवादित ढांचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। जमीन अधिग्रहण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को मानने का निर्देश दिया। देश के कोने कोने से कार सेवकों का अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया। कार सेवक अयोध्या में चतुर्मास और एक ऐसी जगह चबूतरे के निर्माण के इरादे से पहुंच रहे थे जहां निर्माण कार्य पर कोर्ट की ओर से मनाही थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने केंद्र सरकार को भरोसा दिया था कि विवादित ढांचे की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। विवादित ढांचे पर किसी को चढ़ने नहीं दिया जाएगा। उनकी सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। जब कल्याण सिंह आगे मुख्यमंत्री बन गए तो चीजें फिर से उल्टी होने लगी लगातार, और लगने लगा कि नहीं, कल्याण सिंह एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसने संविधान में हाथ रख के शपथ ली हो, वो नहीं था। लग रहा था कि वो कार सेवक के रूप में काम करे। अदालत की रोक के बावजूद कार सेवक अयोध्या में चबूतरे के निर्माण के लिए पहुंचे थे। कल्याण सिंह सरकार की ओर से पुलिस को बल प्रयोग नहीं करने के सख्त आदेश दिए गए। ऐसे में यूपी पुलिस के जवान चाहकर भी कार सेवकों को नहीं रोक पा रहे थे। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरसिम्हा राव की मुश्किल ये थी कि अगर बाबरी ढांचे के सामने अधिग्रहण की गई जमीन पर कार सेवक चबूतरा का निर्माण कर देते तो कोर्ट की अवमानना होती। वहीं कल्याण सिंह दलील दे रहे थे कि अगर चबूतरे का निर्माण कार्य
रोका गया तो कार सेवक भड़क जाएं। ऐसे में नरसिम्हा राव ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कार सेवा रुकवाने की अपील की, लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया कि उसका साधु और संतों पर कोई भी नियंत्रण नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री राव ने साधु संतों से बातचीत का फैसला किया। ये थी कि उन्होंने भरपूर कोशिश की कि इसको साधु संतों को बैठा के, और जो वहाँ के जो अब उनका डेथ हो गई, जो बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे हाशिम, उनसे भी अपने संदेश वाहकों के जरिए इस मामले को सुलटाने के लिए प्रधानमंत्री पीएमओ की तरफ से पहल की गई थी। साधु संतों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंच गया। बातचीत में सहमति बनी कि साधु अयोध्या में 3 महीने तक निर्माण कार्य रोक देंगे। केंद्र की पहल पर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े नेता और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य बातचीत के लिए आमने सामने बैठ गए। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील पर अड़े रहे। वक्त तेजी से बीतता जा रहा था, लेकिन कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा था। दिल्ली में धर्म संसद की बैठक हुई। वीएचपी ने धर्म संसद में ही अयोध्या मसले पर बातचीत टूटने का ऐलान कर दिया। साधु संतों के बीच वीएचपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग दोहराई। 6 दिसंबर से कार सेवा दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। सरयू के घाट पर कार सेवकों का जोश उफान मार रहा था। हिंदुस्तान के कोने कोने से कार सेवक, साधु संत, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए थे। अयोध्या में या तो खाकी वर्दी में पुलिस के जवान दिखाई दे रहे थे या फिर पीतांबरी ओढ़े राम भक्त। बात 5 दिसंबर 1992 की है। लखनऊ में एक बड़ी रैली हुई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जमीन समतल करने की बात की तो आडवाणी ने संकल्प पूरा करने के लिए बलिदान देने की बात की। वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने कहा कि कार सेवा सिर्फ भजन कीर्तन के लिए नहीं है, बल्कि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए है। अयोध्या में मौजूद कार सेवकों का जोश सुनामी में बदल चुका था। कार सेवा से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर तक अयोध्या में 2 लाख से ज्यादा कार सेवक मौजूद थे। इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में कार सेवकों का अयोध्या में जमावड़ा नहीं लगा था। विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवकों को बुलाया कार सेवा करने के लिए कि हम कार सेवा करेंगे, लेकिन यही उनको अनुमान नहीं था कि कितने लोग आ जाएंगे और किस प्रकार की घटनाओं करेंगे, कौन सी कार सेवा करेंगे, यह स्वयं विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को मालूम ही नहीं था। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का कार सेवक अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे थे। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। मंदिर वही बनाएंगे। 6 दिसंबर की सुबह सुबह कार सेवकों का रेला और कवरेज के लिए अयोध्या में मौजूद पत्रकार विवादित ढांचे के पास पहुंच गए। आरएसएस के स्वयंसेवक वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने उस जगह को खाली करा लिया जहां चबूतरे पर कार सेवा होनी थी। रात में 1-1:30 बजे से ही लोग चल दिए थे, कहीं कोई उनको पूछने वाला नहीं था, क्योंकि कल्याण सिंह ने कुछ कह नहीं रखा था, पुलिस रोकने टोकने वाली थी। तो धीरे धीरे करके वहां पर 4, 5, 6 बजे तक, 7 बजे तक तो एकदम वहां पे मुझे लगा कि हजारों आदमी उस गुंबद के आसपास, अगर आप देखिए जो
3 गुंबद बनाई दे रहे थे मिट्टी के टीले के ऊपर, वो तो नीचे एकदम सब पहुंच चुके थे। जय श्री राम के नारे और जिस ढंग से वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उससे वहाँ के मौजूदा लोगों का और ये भी प्रेशर था कि ये हमेशा कार्यकर्ताओं को, कारसेवकों को बुला लेते हैं और उसके बाद फिर वापस कर देते हैं। उससे कार्यकर्ताओं में भी जो उनके कारसेवक थे उनमें भी बड़ी उत्तेजना का था। उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था किधर जाएं, भीड़ बहुत थी और कुछ हमारे पत्रकार साथियों को वहाँ काफ़ी धक्का मुक्की भी हो गई थी, 1-2 लोगों को चोट भी लग गई थी, कुछ लोग भीड़ में कुचलते कुचलते बचे थे। आज तो कुछ न कुछ फैसला हो जाना चाहिए। ये जो कारसेवकों, विशेष रूप से जो महाराष्ट्र के लोग आए थे, उनमें एग्रेशन ज़्यादा था और वो लोग इस बात पर एडमेंट थे कि राम मंदिर के निर्माण का अब फैसला आज यहाँ मंच से हो जाना चाहिए। कि लगता था कि जैसे कहीं कोई दंगे के हालात हों, और दंगे के हालात में बहुत से लोग थे जो अपने लिए जगह सुरक्षित तलाश रहे थे, बहुत से लोग थे जो हुंकार भर रहे थे, जो आगे बढ़ रहे थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो इस बात के लिए तैयार होकर आए थे और उसी मकसद पे लगे हुए थे। बड़ा गजब का, बड़ा अलग सा, बहुत अलहदा मंजर था। मुझे जहां तक ध्यान है कि महाराष्ट्र के लोग मंच की तरफ आगे बढ़े, जहां ये नेताओं का मंच बना हुआ था, जहां से ये भाषण दे रहे थे। और जब ये लगा तो अडवाणी जी को ये लगा कि शायद ये ऐसा ना हो कि इनका एग्रेशन ये कहीं हम लोगों पर ये हमलावर ना हो जाए, तो उन्होंने ये बात वहां से कही कि आप लोग इनको रोका जाना चाहिए, ढांचे को अराजक लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, ये उन्होंने संकेत दिया। जब जिस ढंग से बढ़ रहे थे तो उनको लगा कि ये लोग कहीं मंच पर हमला ना कर दें। उसी बीच में मुझे ध्यान है कि रितंबरा जी ने माइक ले लिया और रितंबरा जी ने नारा दिया कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। बस ये जो नारा रितंबरा जी का जो निकला, उसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर तो हरा करके सब लोग, और विशेष रूप से जो महाराष्ट्र के लोग थे वो तो बिल्कुल गैती, फावड़ा, ये वो सब लिए हुए थे। और फिर जो दृश्य हुआ वो तो लोगों को थरथरा देने वाला रहा। अब जब तोड़ना शुरू किया तो सबसे पहले उत्तर वाला जो है 3 गुम्बज रहा, उत्तर वाला गुम्बज गिरा और उसके बाद में फिर दक्षिण वाला गुम्बज गिरा और बीच में रामलला विराजमान था। और वहाँ हम पुजारी थे, हमारे 4 सहायक पुजारी थे। हम लोगों के सामने समस्या आई कि हम रामलला को कैसे बचावें। तब जाने कि जब 2 गुम्बज गिर गया है और तीसरे को तोड़ना शुरू किए हैं तो निश्चित है कि रामलला यहीं दब जाएंगे। इसलिए हम सिंहासन, लकड़ी का सिंहासन रहा और अपने पुजारियों, कारसेवकों के सहयोग से उसको हम उठा करके एकदम इतने दूर बाहर कर दिया कि जिससे गुम्बज गिरने के बाद वो हमारा जो भगवान राम का सिंहासन है और उनकी कोई क्षति न पहुँचे। तो वहाँ उठा कर हमने कर दिया। वहाँ एक नीम का पेड़ रहा, नीम के पेड़ के पास में हमने रख दिया। वो नीम पेड़ अभी टूटा पड़ा, लेकिन अब सूख गया, ख़त्म हो गया है। तब उसके बाद उन लोगों ने उसको भी तोड़ दिया और जो भी सामान था रामलला के, कपड़े और जो कुछ भी था, वो सब दान पात्र सब के सब वहीं धंस गए और उसी में सब दब गए। कोई किसी को निकालने नहीं दिया और अर्तन बर्तन जो राम भगवान के थे सब वहीं हो गए। तो ऐसी भयावह दृष्टि वो देखने लायक रही और इतना डर रहा कि पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। विवादित ढांचे की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने कार सेवकों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वहां तैनात अफसर सीता रसोई की छत से बाबरी ढांचे को देख रहे थे। तब देश के गृह मंत्री की कुर्सी पर थे शंकर राव चौहान। सब देखा है उन्होंने, वो भी टेलीविजन लगा कर बैठे थे, मैं भी टेलीविजन लगा कर बैठा हुआ था और हम लोग देख रहे थे। और उनको हमने बताया कि इन लोगों ने जो कहा था ये इसमें से कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी हालत में अब इनके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाए। तो देखते रहे, कुछ हो नहीं। कार सेवकों ने बाबरी ढांचे के 3 गुंबद गिरा दिए। कार सेवक पूरे जोर शोर से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। केंद्र सरकार तक एक सेकंड की रिपोर्ट पहुंच रही थी और गृह मंत्रालय के अफसरों के जरिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पास राज्य सरकार से समन्वय किया जा रहा था कि किसी तरह रोकिए। लेकिन जब लाखों की भीड़ हो उस समय 2 ही विकल्प बचे हुए थे, या तो गोली चलाते तो हजारों लोग मरते, या जो तमाशा हुआ दुनिया ने देखा, यही 2 विकल्प थे।
भारत सरकार कुछ कर नहीं सकती थी तब तक जब तक कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता या लागू हुआ तब तक कुछ सरकार नहीं कर सकती थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अफसर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के आदेश का इंतजार करते रहे, जो डोंट डिस्टर्ब के सख्त हिदायत के साथ एक कमरे में चले गए थे। बाबरी ढांचा गिरने के बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। शाम को जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई तब वो मीटिंग में ये तय हुआ कि राष्ट्रपति राजवट लागू की जाए। इसके पहले कुछ घंटे पहले कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा भेज दिया था। मंत्री प्रधान जी ने मुझे पूछा था तब कि ये इस्तीफा मान लेना चाहिए या नहीं, तो मैंने ये एडवाइस उनको दी थी कि बिल्कुल नहीं मान लेना चाहिए। अभी तो एक ही चीज हो सकती है कि राष्ट्रपति की राजवट वहां पर लागू की जाए और उसके लिए मंत्रिमंडल की सम्मति ली जाए। अब घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो वहां पर मुख्यमंत्री रहेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ढांचा तो गिरा हुआ है। फैजाबाद में खड़ी सेंट्रल पैरा मिलिट्री जवानों की कंपनी स्थानीय मजिस्ट्रेट का इंतजार करती रही। कार सेवकों ने गिराए गए ढांचे की ओर आने वाले हर रास्ते को बंद कर दिया। बिना किसी रोक टोक के कार सेवक अपना काम करते रहे। रामलला का एक अस्थायी मंदिर तैयार कर दिया गया। इस बीच कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया। कल्याण सिंह की गवर्नमेंट ये प्रेसिडेंट रूल रात को 11 बजे या 11:30 बजे लगा है और वो सब लोगों को मालूम हो गया दूसरे दिन सुबह, जब स्ट्रक्चर ये करीब करीब उन्होंने तोड़ दिया था। अयोध्या में पुलिस अफसरों को सूबे की सरकार ने सख्त हिदायत दी थी कि किसी कीमत पर गोली नहीं चलानी है। यूपी पुलिस के जवान तमाशबीन बने रहे। केंद्र सरकार भी सिर्फ अयोध्या की पल पल की जानकारी लेती रही, लेकिन किया कुछ नहीं। बाद में चाहे जो भी दलील दी जाती रही हो, लेकिन हकीकत यही थी कि बाबरी ढांचे के एक एक कर तीनों गुंबद कार सेवकों ने गिरा दिए। उस दिन अयोध्या में पूरी तरह से कार सेवकों का राज था। अगले दिन यानी 7 दिसंबर को सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। तब तक वहां एक अस्थायी मंदिर बन चुका था। राम सीता की मूर्ति स्थापित हो चुकी थी। सवाल तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की भूमिका पर भी उठे। जब अयोध्या में हालात इतने संवेदनशील हो चुके थे तो उन्होंने वक्त पर ठोस फैसला क्यों नहीं लिया? बाबरी ढांचा गिरने के बाद मुंबई, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद समेत देश के कई शहरों में दंगे हुए। देश भर में हुए दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए। बाद में तब के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने खुद कबूल किया था कि पुलिस ने उनके कहने पर ही गोली नहीं चलाई। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। कल्याण सिंह की अपनी राह थी और नरसिम्हा राव की अपनी। बंद कमरे में दिल्ली से लखनऊ तक अयोध्या को लेकर किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही थी, अयोध्या को कौन कैसे साधने में लगा था, इसे लेकर बहुत लिखा और कहा जाता रहा है। इस दौर में अयोध्या को दिल्ली अपने चश्मे से देख रही थी और हिंदूवादी संगठन अपने चश्मे से। बाबरी ढांचा गिराए जाने के 10 दिन के बाद तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने जांच के लिए एक सदस्यीय
लिब्राहन आयोग बना दिया। 3 महीने के लिए बने लिब्राहन आयोग को अपनी 1400 पन्ने की जांच रिपोर्ट सौंपने में 17 साल का समय लग गया। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत 67 लोगों को आरोपी बनाया गया। एक और अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर के लिए आंदोलन, दूसरी ओर अदालत में अयोध्या के लिए लड़ाई और तीसरी ओर अयोध्या के नाम पर सियासत। तीनों तेजी से नया नया स्वरूप ले रहे थे। अयोध्या के सियासी लॉन्च पैड से मंदिर आंदोलन में चमके कई चेहरे सत्ता के शीर्ष पायदान तक पहुंचे, लेकिन अयोध्या जस की तस रही। संपूर्ण अयोध्या की अगली किस्त में मैं कल आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे निकला अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता, इसमें किन लोगों ने अहम किरदार निभाया। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।